Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is our universe, and the key elements that we will study are the stars, movement of stars, constellations, the solar system, planets, smaller members of solar system, natural satellites and artificial satellites. दिन के टाइम अगर हम स्काई देखें तो हमें सिर्फ सन नज़र आता है, और रात के टाइम जब सन सेट हो जाता है, डूब जाता है, तो स्काई में कितने सारे स्टार्स आ जाते हैं। अब स्काई में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो कि स्काई की दोनों तरफ की एक्सटेंशंस में स्प्रेड हुए हुए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को कहा जाता है यूनिवर्स। स्टार्स जो हैं वो यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। कुछ स्टार्स जो हैं क्लस्टर्स फॉर्म या झुंड फॉर्म करके डिस्क्रीट ग्रुप्स में नज़र आते हैं। सन और जो उसका सोलर सिस्टम है वो ऐसे ही ह्यूज क्लस्टर का हिस्सा है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और इसको कहते हैं गैलेक्सी। ऐसा माना जाता है कि 10 to the power of 11 गैलेक्सीज यूनिवर्स में हैं, और हर गैलेक्सी में 10 to the power of 11 स्टार्स हैं। हम मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ट्रेल ऑफ मिल्क स्पिल्ड अक्रॉस द स्काई। लेट अस लुक एट द स्टार्स। ये वो हेवनली बॉडीज हैं जो हीट और लाइट एमिट करती हैं। दूसरे शब्दों में स्टार्स जो हैं बहुत बड़ी ल्यूमिनस बॉल्स हैं जो कि हॉट गैसेस से बनी हुई हैं। इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैसेस होती हैं जिनमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है। लाइट और हीट जो स्टार से रेडिएट होती है वो उनके अंदर हो रहे कंटिन्यूअस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है। स्टार साइज में बहुत बड़े होते हैं, कुछ तो एक्चुअल में सन से ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ सन के नज़दीक है तो इसलिए हमें सन ज़्यादा बड़ा और ब्राइट नज़र आता है। स्टार्स जो हैं वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए छोटे और डिम नज़र आते हैं। रात के टाइम में स्काई में जो हमें स्टार्स नज़र आते हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही होती है। स्टार का कलर डिपेंड करता है उस स्टार के टेम्परेचर पे। जो स्टार हमें ब्लू नज़र आते हैं उनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो हाईएस्ट होता है, और जो स्टार्स हमें रेड नज़र आते हैं उनका सरफेस टेम्परेचर लोएस्ट होता है। द सन इज़ 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ज़्यादातर जो स्टार्स हैं वो अर्थ से इतनी दूर हैं, उनकी लाइट हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। स्टार का जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है जो लाइट को 1 साल में ट्रैवल करने में लगता है, और तब उसकी स्पीड क्या होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। देयरफॉर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट multiplied by time in second. This is equal to 3 lakh multiplied by 365 multiplied by 60 multiplied by 60 kilometers, and this is equal to 9.46 multiplied by 10 to the power of 12 kilometers. Thus 1 light year is approximately equal to 10,000 billion kilometers. 1 billion kilometer is equal to 10 to the power of 9 kilometers, और 1 billion is equal to 1000 million. सन अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है और इसका डिस्टेंस अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स है। एल्फा सेंटोरी जो कि दूसरा सन के बाद अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार है, उसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 40,000 बिलियन किलोमीटर्स है। तो इससे पता चलता है कि जो स्टार्स हैं वो अर्थ से सन के मुकाबले ज़्यादा दूरी पर हैं। इतने दूर के डिस्टेंस से ये स्टार्स हमें छोटे से डॉट्स या बिंदु की तरह नज़र आते हैं। इसीलिए इनकी लाइट जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके हम तक पहुंचती है तो कम पहुंचती है, बड़ी वीक नज़र आती है।
और क्योंकि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है जो इस लाइट को कंटिन्यूसली हम तक पहुंचने नहीं देती, इसकी वजह से ये हमें ब्लिंकिंग, ट्विंकलिंग या फिर टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सनलाइट को अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में, और दूसरी तरफ जो स्टार्स हैं उनकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। इसका मतलब कि जिस स्टार की लाइट हमें आज नज़र आ रही है वो बहुत साल पहले एमिट हुई थी। स्टार्स हमारी स्काई में सिर्फ रात को नज़र आते हैं, दिन में नहीं। स्टार्स स्काई में होते हैं दिन के टाइम भी, सिर्फ हमें नज़र नहीं आते क्योंकि जो सनलाइट है वो इतनी ब्राइट होती है कि उनके सामने ये इनविजिबल हो जाते हैं। लेट अस स्टडी द मूवमेंट ऑफ स्टार्स। अगर हम रात के टाइम स्काई में देखें तो स्टार्स हमें बड़े धीरे धीरे वेस्ट की तरफ मूव करते नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि स्टार्स जो हैं वो ईस्ट से राइज करते हैं और वेस्ट में सेट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। स्टार्स खुद मूव नहीं करते, ये अर्थ है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसलिए हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्स मूव करते हुए नज़र आते हैं। एक स्टार ऐसा है जो हमेशा अर्थ से देखने पर स्टेशनरी स्थिर नज़र आता है, इसको कहते हैं पोल स्टार या ध्रुव तारा। ये हमें स्टेशनरी इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये अर्थ का जो एक्सिस है सिर्फ उसके ऊपर है, तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। क्योंकि वो रोटेट करती है तो बाकी स्टार्स ऐसा लगता है कि वो पोल स्टार के पास से घूम के जा रहे हैं, और जो पोल स्टार है इसको नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जो पुराने नेविगेटर्स थे वो पोल स्टार की मदद लेते थे अगर उनका रास्ता खो जाता था। लेट अस नाउ लुक एट कॉन्स्टिलेशंस। एक तारों का झुंड जिसमें कि कुछ तारे बहुत ही ब्राइट नज़र आते हैं, और अगर हम इन तारों को डॉट्स से ज्वाइन करें, एक इमेजिनरी लाइन बना दें, तो उनकी कोई ना कोई एक शेप बन जाती है। तो ऐसे तारों के झुंड को हम पहचान सकते हैं और उनके पैटर्न को भी पहचान सकते हैं। इनको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन में बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो प्रोमिनेंट या ब्राइट होते हैं और हम अपनी नेकेड आई से उन्हें देख सकते हैं। कॉन्स्टिलेशन के जो स्टार्स हैं वो सारे स्टार्स सन अर्थ से एक ही डिस्टेंस पर नहीं होते, लेकिन हमें वो नज़र आते हैं सेम लाइन ऑफ साइट में। जो कॉन्स्टिलेशंस हैं उनको पुराने लोगों ने कुछ एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स के फॉर्म पर नाम दिए थे। जो सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं वो पोल स्टार के आसपास रिवॉल्व करते नज़र आते हैं। जो पोल स्टार है वो नॉर्थ में हमेशा फिक्स रहता है, और सारे जो स्टार्स हैं कॉन्स्टिलेशन के वो इकट्ठे ही होते हैं। अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट में, इसके लिए हमें नज़र आता है जो स्टार्स हैं वो स्काई में ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रहे हैं या चल रहे हैं या जा रहे हैं। हम कॉन्स्टिलेशंस को नेकेड आई से देख करके पहचान सकते हैं। 88 नोन कॉन्स्टिलेशंस हैं, जिनमें से कुछ हैं उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, जिनको कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज उर्सा मेजर, या जिसको हम हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। इसमें 7 स्टार्स बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, और इनकी जो शेप है वो ऐसे लगता है जैसे कि ये बिग डिपर है। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है, क्योंकि जो 7 स्टार्स हैं उनके साथ जो और उनके लेस प्रोमिनेंट स्टार्स अपीयर होते हैं, अगर उनकी एक आउटलाइन बनाई जाए तो वो एक बड़े बियर या भालू जैसी लगती है। इसको आप, इस कॉन्स्टिलेशन को आप समर सीजन में स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में रात के टाइम देख सकते हैं। फिर आता है उर्सा माइनर या फिर लघु सप्तऋषि। इसको लिटिल डिपर या लिटिल बेयर भी कहते हैं। इसमें भी 7 स्टार्स का ग्रुप है। उर्सा माइनर में स्टार्स की अरेंजमेंट जो है उर्सा मेजर के स्टार से के जैसी ही दिखती है। जो एक डिफरेंस है वो ये कि यहाँ के जो स्टार्स हैं वो थोड़े ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए ये लिटिल डिपर के फॉर्म में या छोटे बेयर के आउटलाइन में नज़र आते हैं। ये स्टार्स उर्सा मेजर जितने ब्राइट नहीं हैं। उर्सा माइनर का जो लास्ट स्टार है या उसकी टेल का जो लास्ट स्टार है वो पोल स्टार है।
इसके लिए इस कॉन्स्टिलेशन को कभी कभी पोल स्टार कॉन्स्टिलेशन भी कहा जाता है। ये समर सीजन में नॉर्दर्न पार्ट में नजर आता है स्काई के। नेक्स्ट आता है ओरियन, व्याध्य या मृग। ओरियन को हंटर या काल पुरुष भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्प्लेंडेड कॉन्स्टिलेशन है। ये विंटर टाइम में सदर्न स्काई में नजर आता है। इसको एक हंटर के ऊपर नाम दिया गया है ओरियन। ये ग्रीक माइथोलॉजी से नाम लिया गया है। इसमें 8 बड़े ब्राइट स्टार्स होते हैं जो इस पैटर्न में अरेंज्ड हैं कि अगर उनको आप जोड़ें तो एक हंटर की बॉडी से रिजेंबल करते हैं। जो बीच के 3 स्टार्स हैं वो उसका गर्डल या बेल्ट ऑफ द हंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओरियन की हेल्प से आप सीरियस, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई का, उसको भी लोकेट कर सकते हैं। सीरियस को लोकेट करने के लिए आप इमेजिन करें कि जो ओरियन की स्टार्स की बेल्ट है उसमें से एक लाइन पास हो रही है। इस इमेजिनरी लाइन को जब आप एक्सटेंड करेंगे ईस्ट की तरफ तो उसके एंड पे आपको ब्राइटेस्ट स्टार नजर आएगा जो कि सीरियस है। फिर आता है कैसियोपिया या फिर शर्मिष्ठा। कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन में 5 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं और ये इंग्लिश लेटर W या M फॉर्म करते हैं। इसको आप नॉर्दर्न स्काई में बिग डिपर के ऑपोजिट देख सकते हैं। बिग डिपर और कैसियोपिया अपीयर होते हैं जैसे कि वो पोल स्टार के आसपास चक्कर काट रहे हैं। इनको आप विंटर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लियो मेजर। ये प्रोमिनेंट स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन है और इसकी जो शेप है वो एक लाइन यानी कि शेर से रिजेंबल करती है। ये उर्सा मेजर के साउथ में लोकेटेड है। रेगुलस इसका ब्राइटेस्ट कॉन्स्टिलेशन है। फिर आता है स्कॉर्पियो। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिलेशन है सदर्न हेमिस्फेयर में। इसमें जो स्टार्स का झुंड है वो रिजेंबल करता है एक स्कॉर्पियन जिसकी टेल है उसको। इस कॉन्स्टिलेशन को आप समर्स में देख सकते हैं। नाउ वी कम टू द सोलर सिस्टम। सन और उसके इर्द गिर्द घूमते जो 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इन सबको मिलाकर के कहा जाता है सोलर सिस्टम। ये नेम्स जो हैं ये उस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में ये सन के इर्द गिर्द लोकेटेड हैं। जैसे कि मरकरी जो है सबसे पहले और सबसे नज़दीक है सन के, उसके बाद आता है वीनस, फिर उसके और दूरी पे आता है अर्थ और ऐसे बाकी सारे प्लैनेट्स। The order of planets can be memorized with the help of the given sentence. My very educated mother just showed us nice planets. यहाँ पे हर वर्ड का जो पहला कैपिटल लेटर है वो प्लैनेट का नाम देता है और ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में ये सन के डिस्टेंस में मौजूद हैं। सो लेट अस लुक एट द सन। सन जो है सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मेंबर है। ये इस पूरे सिस्टम के जितना भी मास है उसका 99% जो है वो सन में है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है इसके आसपास की सभी बॉडीज़ को। जो आसपास की बॉडीज़ हैं वो मूव करती हैं साइडवेज सन से। तो जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो इनको बिल्कुल अलग हटने से रोकता है। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, रिजल्ट है इसका, इससे ये बॉडीज सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं। सन एक स्टार है जो अर्थ के सबसे क्लोज है। इसका डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली। ये गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल है जिसमें मेनली हाइड्रोजन है जो कि हीलियम में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। इन रिएक्शंस के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है हीट और लाइट के फॉर्म में। ये हीट और लाइट जो है ये पूरे सोलर सिस्टम का मेन एनर्जी का सोर्स है। अर्थ के लिए भी यही मेन एनर्जी का सोर्स है। जो प्लैनेट सन से ज़्यादा दूर हैं उन्हें लाइट और हीट कम मिलती है। अब क्योंकि अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है जिसमें ये रोटेट करता है, इसकी वजह से सन
प्रॉपर ईस्ट में राइज नहीं करता और प्रॉपर वेस्ट में सेट नहीं करता सारे साल। अर्थ की टिल्ट के एक्सिस की टिल्ट की वजह से जो सनराइज और सनसेट की डायरेक्शन है वो थ्रू आउट द ईयर ग्रेजुअली चेंज होती है। साल के सिर्फ 2 दिन हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर, जब सन ट्रू ईस्ट में राइज करता है और ट्रू वेस्ट में सेट करता है। साल के बाकी के दिनों में, स्पेशली अगर आप समर्स में देखें, तो जो सन है वो थोड़ा सा ट्रू ईस्ट के नॉर्थ में और थोड़ा सा ट्रू ईस्ट के साउथ में विंटर्स में राइज करता है। इसी तरह से विंटर्स में बाकी के साल ट्रू वेस्ट के थोड़ा सा नॉर्थ में सेट करता है समर्स में और ट्रू वेस्ट के थोड़ा सा साउथ में सेट करता है विंटर्स में। The word planet comes from a Greek word planets, meaning wanderer. India became the 4th nation in the world to send a man into space when on 2nd April 1984, squadron leader Rakesh Sharma became the first Indian who went to space. Now let us look at planets. Planets solar system के members हैं जो सन के आसपास अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हमारा प्लैनेट अर्थ इसी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। कुछ प्लैनेट्स अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो देखने में छोटे से स्टार्स नज़र आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर हैं। लेकिन स्टार्स के जैसे ये ट्विंकल नहीं करते क्योंकि इनकी अपनी लाइट नहीं होती। ये वो वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इनकी सरफेस पे गिरती है। इस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ये स्काई में चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स की तरह हमें नजर आते हैं। प्लैनेट्स जो हैं सन के आसपास अपने अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और जैसे जैसे प्लैनेट्स का डिस्टेंस सन से बढ़ता है, इन ऑर्बिट्स का साइज भी बढ़ जाता है। जैसे कि जो मरकरी है वो सन का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, तो इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है, और नेपट्यून जो सन से सबसे दूर है उसका ऑर्बिट सबसे बड़ा है। अब ये जो सन के आसपास जितना टाइम लगता है किसी एक प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए, उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस सन से दूर होता जाता है। इसके अलावा सन के आसपास रिवॉल्व करने के अलावा जो प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सिस पर भी लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हैं। तो जितना टाइम एक प्लैनेट को लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रोटेशन। लेट अस लुक एट दी इनर प्लैनेट्स और दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये वो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो कि अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, तो इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। ये प्लैनेट्स जो हैं इनकी थिन रॉकी क्रस्ट होती है, ये बहुत डेंस हैं। इनके अंदर का जो मैंटल है वो आयरन और मैंगनीज के कोर्स में रिच है, और जो इनका इनर मोस्ट कोर है उसमें मोल्टन मेटल है। इनके ऊपर एक थिन एटमॉस्फेयर की लेयर है और इनके बहुत ही कम सैटेलाइट्स हैं। फिर आते हैं आउटर प्लैनेट्स और दी जोवियन प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं एज कंपेयर टू दी इनर प्लैनेट्स। इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो जुपिटर से बहुत मेल खाता है। ये जो प्लैनेट्स हैं इनमें एसेंशियली बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा ये बहुत ही बड़े होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा नंबर में सैटेलाइट्स होती हैं। फिर इन प्लैनेट्स के आसपास रिंग्स होते हैं। सो लेट अस स्टडी द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। विल बिगिन विद मरकरी, जिसको बुध कहते हैं। ये सन से सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, इसलिए ये सन की ग्लेयर में ज़्यादातर छुपा रहता है। ये बहुत ही कम नज़र आता है क्योंकि ये सन से 28 डिग्रीज से ज़्यादा दूर नहीं होता। हाउएवर हम इसको कभी कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने होराइजन पे, सनसेट से जस्ट बाद में और सनराइज से जस्ट पहले। मरकरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मरकरी के जो मेन फीचर्स हैं,
एटमॉस्फेयर की एब्सेंस में यहाँ पे बड़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं। दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका अपना कोई मून नहीं है। इसका सबसे कम पीरियड है रेवोल्यूशन का सन के आसपास। ऑलमोस्ट 88 डेज में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट आता है वीनस या कि शुक्र। ये अर्थ का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है और इसको हम इजीली देख सकते हैं। स्काई में ये एक बड़े ब्राइट स्टार की तरह अपीयर होता है। इनफैक्ट ये जो ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस है उससे भी ज़्यादा ब्राइट है। ये पहला स्टार है जो इवनिंग में सनसेट के बाद एकदम नज़र आता है और मॉर्निंग में सबसे आखिर में डिसअपियर होता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। Since it is further from the sun than Mercury, Venus can be seen for a very long time, but it can never be seen at midnight. Venus shows faces like the moon. Venus के एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिक क्लाउड्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बने हुए हैं। ये जो डेंस एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है कि इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है उसकी 3/4 वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी वजह से ये ब्राइटेस्ट स्टार नज़र आता है नाइट में स्काई में मून के बाद। अब जो सनलाइट थोड़ी बहुत पास कर जाती है इसके एटमॉस्फेयर के थ्रू, उससे इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये सरफेस जो है इसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और वापस स्पेस में नहीं जाती। This makes surface of Venus hotter than that of Mercury, although it is nearly twice as far from the sun. Venus जो है अपने एक्सिस में ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जो कि अर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन की रोटेशन है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। वीनस के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, मरकरी की तरह वीनस का अपना कोई मून नहीं है। ये अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है और ये स्काई में सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है अर्थ, हमारी पृथ्वी। ये सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सन से बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है, ना तो ज़्यादा नज़दीक है जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ना ज़्यादा दूर है कि जिससे ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और इस पे लाइफ सरवाइव ना कर पाए। दूसरी चीज़, अर्थ पे जो वाटर है और जो सूटेबल एटमॉस्फेयर है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकती है। अर्थ को 365 डेज लगते हैं सन के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए इसको 24 आवर्स लगते हैं। जो रोटेशन वाला एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है और इस रोटेशन के हिसाब से डे और नाइट चेंज होते हैं। अब ये क्योंकि टिल्टेड है, इसके वजह से हमारे अर्थ पे सीजन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अर्थ के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ये सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, इसका एक मून है। अर्थ की जो सरफेस है वो 70% पानी से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मार्स या फिर मंगल। मार्स जो है अर्थ के बाद वाला नेक्स्ट प्लैनेट है। इसको इजीली देखा जा सकता है क्योंकि ये ऑरेंज रेड कलर का है। जब ये अर्थ के नज़दीक आता है, जो कि 2 साल में एक बार होता है, तो ये बहुत ही ब्राइटली नज़र आता है और बाकी टाइम में बड़ा हल्का या धुंधला, जैसे कि एक स्पॉट हो स्टार्स के बीच में, ऐसे नज़र आता है। मार्स का रेडिश कलर इसकी मार्शियन सॉइल की वजह से है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले बहुत पतला है और यहाँ पे जो वाइट पोलर कैप्स हैं वो अर्थ से देखी जा सकती हैं टेलीस्कोप के थ्रू। इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, यहाँ पे कांस्टेंट डस्ट स्टॉर्म्स बनते रहते हैं। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। नेक्स्ट आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ये सन के बाद 5वां प्लैनेट है और ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है।
In fact, it is about 1300 times the size of Earth. However, from Earth it appears to be a bright star because it is far away from the Earth. इस प्लैनेट में ज़्यादातर सिर्फ गैसेस हैं जिनमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है. ये बहुत जल्दी जल्दी अपने एक्सिस पे स्पिन करता है और इसकी एक रोटेशन 10 घंटे से कम में ख़त्म हो जाती है. जुपिटर के आसपास फेंट रिंग्स हैं. तो जुपिटर के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ये प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और हेवीएस्ट है. इसके बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. इसका मून गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा मून है पूरे सोलर सिस्टम का, और इसके एक और मून यूरोपा में पानी होने के चांसेस हैं. नेक्स्ट आता है सैटर्न या फिर शनि. ये सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद. ऑल्सो ये सबसे दूर वाला प्लैनेट है जो नेकेड आई से देखा जा सकता है. इसका येलोइश कलर है. ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है और ये बाकी स्टार्स जैसा ही नज़र आता है. इसको कई बार स्काई में देखना मुश्किल हो जाता है. इसका जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है इसके इर्द गिर्द इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स. सैटर्न के बहुत ज़्यादा मून हैं. अब इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, एक तो इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स जो इसके आसपास हैं, और इसकी डेंसिटी पानी से कम है. इसका मतलब कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर सैटर्न को पानी के सरफेस पे रखा जाए तो वो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं. नेक्स्ट आता है यूरेनस यानी कि अरुण. ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है और इसको अनएडेड आई से हम देख नहीं सकते. यूरेनस पहला ऐसा प्लैनेट था जो टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया गया विलियम हर्शल के द्वारा 1781 में. इसके आसपास भी रिंग्स हैं. यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है. इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, वीनस की तरह यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट अपने एक्सिस में रोटेट करता है. इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, इतना ज़्यादा कि जब ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो ऐसे लगता है कि रोल करते करते रिवॉल्व कर रहा है. नेक्स्ट आता है नेपट्यून यानी कि वरुण. ये सूरज से सबसे ज़्यादा दूर वाला प्लैनेट है. इसको डिस्कवर किया था यूजे लेवेरियर ने टेलीस्कोप की मदद से. इसके 8 मून्स हैं. ट्राइटन जो है नेपट्यून का सबसे बड़ा मून है. नेपट्यून के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं उनमें से पहला है कि ये बहुत ही ज़्यादा विंडी प्लैनेट है, यानी कि यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं. यहाँ की हवा की जो एवरेज स्पीड है वो 1500 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा है. इट्स मून ट्राइटन मूव्स इन अ डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेपट्यून्स रोटेशन. नाउ डू यू नो अबाउट प्लूटॉइड? Till the year 2006, the solar system had 9 planets including Pluto. But in 2006, the International Astronomical Unit, that is IAU, adopted a new definition of a planet which disqualified Pluto as a planet. Hence, the solar system now has 8 planets and Pluto is called a dwarf planet or a Plutoid. Let us now look at the smaller members of the solar system and we will begin with the asteroids. एस्टेरॉइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में रॉकी पीसेस हैं जो सन के आसपास मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में गोल गोल ऑर्बिट में घूम रहे हैं. इस जगह को, इस रीजन को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट. लार्जेस्ट एस्टेरॉइड का नाम है सिरिस. ये कम से कम 930 किलोमीटर्स अक्रॉस बड़ा है. एस्टेरॉइड्स को आप बड़े पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. फिर आते हैं कॉमेट्स. ये फ्रोजन गैसेस के बॉल हैं. इनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स और रॉक्स भी हैं. ये रेगुलर ऑर्बिट करते हैं सन के आसपास. जब कोई कॉमेट सन के पास पहुंचता है तो उसकी एक लंबी सी टेल डेवलप हो जाती है. ये जो टेल है ये लंबी होती जाती है जैसे जैसे कॉमेट सन के नज़दीक आता जाता है. जब ये कॉमेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये जलने लगता है हीट और फ्रिक्शन की वजह से जो एयर के साथ होती है,
और तब ये नाइट स्काई में रात के टाइम एक बड़े ही ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आता है जिसकी कि एक फेदरी टेल है। बड़े सारे कॉमेट्स ऐसे हैं जिनकी अपीयरेंस कुछ सालों के गैप में पीरियोडिकली होती रहती है। उनमें से जो एक फेमस है उसका नाम है हेलीज कॉमेट। ये हर 76 ईयर्स में आता है या दिखाई देता है। लास्ट टाइम ये दिखाई दिया था 1985 से 86 के बीच में। अब ये रिटर्न करेगा 2062 में। लेट अस नाउ लुक एट मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। कई बार स्टोन या पत्थर जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सन के पास या आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो हैं, ये एस्टेरॉयड या कॉमेट किसी के भी पार्ट या पीसेस हो सकते हैं। हम इनको शूटिंग स्टार्स या फॉलिंग स्टार्स भी कहते हैं, हालांकि इनका स्टार से कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्टोन की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो साइंटिस्ट इनको कहते हैं मीटियर्स। अगर हम सिटी लाइट्स के परे हम बहुत दूर पर देखें तो कम से कम हमें 1 घंटे में 10 मीटियर्स तो जो है रात के स्काई में नजर आ ही जाते हैं, प्रोवाइडेड कि जो रात की स्काई है वो बहुत डार्क और क्लियर हो। कभी कभी इससे ज़्यादा नंबर में भी नज़र आते हैं, तब कहा जाता है कि मीटियर शावर हो रहा है। कभी कभी जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और पूरी तरह से जल नहीं जाते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और उन्हें कहा जाता है मीटियोराइट। क्योंकि ये बाहर के स्पेस से आते हैं तो मीटियोराइट्स को स्टडी करने से साइंटिस्ट को समझ में आता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम बना है उसके मटेरियल का नेचर क्या है। नाउ व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट्स? नेचुरल सैटेलाइट्स को मून भी कहा जाता है। ये वो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करती हैं। सोलर फैमिली के सारे प्लैनेट्स सिर्फ मरकरी और वीनस को छोड़ के सबके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, और मार्स के 2 हैं। जुपिटर और सैटर्न के तो और भी ज़्यादा नंबर में मून्स हैं। सो व्हाट आर मून्स? मून जो है अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। इसका रेडियस अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1/4 है। मून इज अबाउट 1/8 द मास ऑफ द अर्थ, इसलिए यहाँ की ग्रेविटी अर्थ के हिसाब से या मुकाबले कम है, 1/6 टाइम कम है। तो अगर किसी बॉडी का वेट 90 kgs है अर्थ पे, उसी बॉडी का वेट मून पे हो जाता है 15 kg का। और अगर किसी बॉडी को आप बहुत हाइट से मून पे ड्रॉप करोगे तो उसकी सरफेस तक पहुंचने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अर्थ। क्योंकि मून की ग्रेविटी बहुत वीक है तो वो एयर मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस के नज़दीक होल्ड नहीं कर पाती, इसलिए मून पे एयर नहीं है। इसके अलावा मून की सरफेस पे बहुत सारे डर्ट, क्रेटर्स और माउंटेन्स हैं। मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है क्योंकि उसकी अपनी लाइट नहीं है। वो हमें स्काई में ब्राइट नज़र आता है क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट गिर के रिफ्लेक्ट होती है। तो जिस पार्ट में मून के जिस हिस्से पे सनलाइट गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है वही पार्ट इल्यूमिनेटेड होता है, चमकता है। मून पर दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मून एक ऐसी हेवनली बॉडी है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स अब तक पहुँच पाए हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑन मून वॉज सेट बाय एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन जुलाई 20th, 1969. Let us study the phases of moon. मून जो है 3 टाइप की मूवमेंट्स दिखाता है। एक तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, फिर ये अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, फिर अर्थ के साथ साथ ये सन के आसपास भी रिवॉल्व करता है। मून को अपने एक्सिस पे जो एक रोटेशन लगती है उसमें 27 डेज लगते हैं। इतना ही टाइम लगता है मून को अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने में। इसीलिए हमें मून के अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। हमें मून का वही हिस्सा दिखाई देता है जहाँ पे सनलाइट गिरती है और
हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए हमें मून का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता जो हमारी तरफ नहीं होता. So it all depends upon the position of the moon in relation to the sun. From the earth, it appears that the moon is changing shapes. So the portion of the illuminated moon as visible from the earth keeps on changing. The changing shapes of a bright moon that we see during a month are called phases of moon. Full moon day पे मून पूरा एक डिस्क की तरह नजर आता है. न्यू मून डे पे मून नज़र ही नहीं आता क्योंकि जो उसका इल्यूमिनेटेड हिस्सा है वो हमसे दूसरी तरफ पे होता है. तो ये जो चेंज है फुल मून से लेके न्यू मून तक, इसको 14 दिन कम से कम लगते हैं. और मून इस टाइम में बड़ी सारी शेप्स में चेंज होता है, क्रिसेंट से लेके गिब्स शेप में. जो एंटायर साइकिल है फुल मून से दूसरे फुल मून तक, उसको 29 डेज से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो हर रोज़ हमें लगता है कि मून अपनी शेप चेंज कर रहा है क्योंकि उसकी सन से जो रिलेटिव पोजीशन है स्काई में, वो जब हम अर्थ से देखते हैं तो वो थोड़ी सी बदली हुई होती है. जो मून का हिस्सा हमें अर्थ पे नज़र आता है वो डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन स्काई में सन के रिस्पेक्ट में क्या है. और चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं क्योंकि मून जो है अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है. सो इन द पिक्चर्स दैट फॉलो इन द नेक्स्ट पेज, सम पर्टिकुलर शेप्स ऑफ द मून आर शोन. इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हैं तो न्यू मून डे पे मून नज़र नहीं आ रहा. इसके बाद वो धीरे धीरे जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सनलाइट वाला पोर्शन है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, तो ऐसे लगता है कि मून बढ़ रहा है. इसको कहते हैं इट इज़ ग्रोइंग और वैक्सिंग. On the other hand, when the visible sunlight from moon day begins to reduce with each day, the moon is said to be waning. It is clear from the picture that between full moon and new moon, moon repeats its each shape twice. Now what are artificial satellites? अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सिर्फ एक मून है, लेकिन 4 अक्टूबर 1957 में स्पटनिक नाम की आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि ह्यूमंस ने बनाई थी, उसे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया था. उसके बाद से हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बना करके अर्थ के आसपास के ऑर्बिट में प्लेस किया गया है. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं. इनके ऑर्बिट जो हैं अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं इनको वेरियस पर्पसेस या काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट के लिए, टेलीविज़न रिलेइंग, रेडियो सिग्नल्स रिलेइंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो is in charge of Indian satellites. The first satellite made in India, Aryabhatta, was launched in 1975 by a Soviet rocket. India now launches its own satellites by its own rockets. The first independent satellite launched by India was Chandrayaan. It was launched on October 22, 2008 from Sriharkota. Some other Indian satellites are INSAT, IRS, Kalpana-1, EduSat, etc. Satellites are not destroyed by meteorites because they are programmed to avoid them. Only one has been destroyed to date out of more than 8,000. Satellites used for environmental observation and map making are called Earth observation satellites. Satellites designed to destroy warheads and other space assets are called killer satellites. So let us now look at the key takeaways from this chapter. There are billions of stars spread all over the limitless extensions of the sky. The stars are heavenly bodies that emit light and heat of their own. Stars do not move. It is the earth that rotates from west to east and makes the stars appear to move in the opposite direction. A group of stars that forms a recognizable shape or pattern is called constellation. Sun is the largest member of the solar system.
planets are members of the solar system that go around the sun in different orbits. Natural satellite is a celestial body that revolves around a planet. Artificial satellites are used for various purposes, including weather forecasting, television relaying, radio signals relaying, long-distance communication, and remote sensing. So I hope that the chapter was clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.